वाला है वो संविधान रथ है। संविधान रथ में संविधान की सारी प्रतियां रखी है, फ्री ऑफ कॉस्ट में सबको बांट रहे हैं और संविधान के माध्यम से हम लोगों को प्रचार प्रसार कर रहे हैं कि संविधान बचेगा तो हम बचेंगे, हमारे अधिकार बचेंगे। तो ये संविधान रथ का भी भीमराव साहब ने उसका इनॉग्रेशन किया है और पूरे देश में मंत्री जी लेके जा रहे हैं। पांचवा जो राष्ट्रीय अधिवेशन हुआ वो 12 मार्च, 13 मार्च और 14 मार्च 99 में, मतलब पहले 2 दिन के होते थे, अभी सारे अधिवेशन जो है 3-3 दिन के हो रहे। आपको मालूम है 3-3 दिन का क्यों होता है? 3-3 दिन का होने का मतलब ये है कि 2 दिन तो प्रतिनिधिक अधिवेशन होता है, मतलब सारे स्टेट से जो भी आएंगे, जैसे प्रेसिडेंट, जनरल सेक्रेटरी और ट्रेजरर, हर स्टेट के ट्रेजरर, प्रेसिडेंट, जनरल सेक्रेटरी आएंगे और सबका विचार मंथन होता है। बहुत सारे अलग अलग विषयों के ऊपर विचार मंथन होता है, जैसे आप लोगों ने विचार मंथन सुबह में किया। तो ये सारा विचार मंथन देश भर के सारे जो भी बड़े बड़े अधिकारी है, मतलब अध्यक्ष, जनरल सेक्रेटरी स्टेट के, तो उनके साथ में चर्चा होती है विषय के ऊपर और उसमें निर्णय होते हैं। और तीसरे दिन में जो है वो पब्लिक मक्शन होता है, पब्लिक गैदरिंग होता है, लाखों में लोग आते हैं, तो उन लोगों को संबोधित किया जाता है। जो भी रिजोल्यूशन इसमें पास हो गए हैं वो सब लोगों को बताते हैं, उनकी भी अनुमति लेते हैं, उनका भी एक्सेप्टेंस लेते हैं। तो इस तरीके से ये जो 3 दिन का ये राष्ट्रीय अधिवेशन 5वां हुआ, तो ये हुआ था उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में खुर्जा बुलंदशहर नाम का डिस्ट्रिक्ट है, वहां पर यह अधिवेशन हुआ था। तो आप सबको बताते हुए मुझे बहुत हर्ष होता है कि मेरा पहला अधिवेशन वही था, उसके पहले के अधिवेशन मैंने नहीं देखे थे। इस अधिवेशन का पूरा मिनट्स लिखने की जिम्मेदारी मुझे दी गई थी। 85 पेजेस का रिपोर्ट मैंने लिखा था। 3 दिन ये राष्ट्रीय अधिवेशन चला, लाखों की संख्या में लोग वहां पर आए थे, केवल उत्तर भारत से नहीं तो पूरे देश से लोग वहां पर आए। और 3 दिन में सबसे बड़ा अगर कोई निर्णय हुआ होगा तो वो था 4 नेशनल वाइस प्रेसिडेंट का नियुक्ति। उसके पहले इस तरीके से नहीं था, जो कि बाला साहब आम्बेडकर जो थे तभी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, खासदार थे दिल्ली में। तो उन लोगों ने डिसाइड किया कि बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया में भी 4 राष्ट्रीय उपाध्यक्ष होना चाहिए। एक साउथ का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष होना चाहिए, एक नॉर्थ का होना चाहिए, एक ईस्ट का और एक वेस्ट का, पूरे देश का नेतृत्व करने वाले, ताकि ये संस्था पूरे देश में फैल सके। तो ये 4 नियुक्त वहां किए गए और उनका सम्मान किया गया। और इस तरीके से इसमें 24 रिजोल्यूशन पास किए गए और उसमें से ज़्यादातर हमारे जो भी ठहराव थे, जो रिजोल्यूशन थे, डिमांड्स थी, स्टेट गवर्नमेंट ने और सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक्सेप्ट किए थे। तो इस तरीके से ये अपना 5वां अधिवेशन संपन्न हुआ। उसके बाद में जो है हमारा 6वां जो राष्ट्रीय अधिवेशन है, वो 6वां राष्ट्रीय अधिवेशन हमारा हुआ 30 और 31 अक्टूबर 2004 को। 30 और 31 अगस्त 2004 को, अक्टूबर 2004 को जो नेशनल कॉन्फ्रेंस हुआ, ये मुंबई में हुआ, सदानंद धवन मैदान नायगांव में हुआ। और बम्बई में ये जो कॉन्फ्रेंस हुआ, इसमें तभी 24 स्टेट के लोग, हमारे प्रतिनिधि उपस्थित थे। तो बहुत सारे लोग वहां पर उपस्थित रहे और यहाँ सबसे महत्वपूर्ण जो निर्णय लिए गए, 24 डिमांड हमने उस समय रिजोल्यूशन पास किए थे सबकी सहमति से। उसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो था कि हमारी जो माता बहनें हैं, हमारी जो लेडीज है, उनके गले में आज भी काले मणियों का मंगलसूत्र है। किसी के गले में 1 डोरला है और वाटी होती है, किसी के गले में 2 होता है। आजकल तो उसका अलग अलग आकार हो गया है, वो कोई किस तरीके से आकार देता है। पहले वाटी था, उसको वाटी बोलते थे, वाटी के आकार का होता था। तो अभी ये जो काले मणियों का जो मंगलसूत्र है, उसको ये 2004 के अधिवेशन में महाउपासिका मीराताई अम्बेडकर जी ने उसको नकार दिया है। उन्होंने ये कह दिया है उस अधिवेशन में कि हमारा जो पहचान था, जब हम लोगों को, शूद्र लोगों को, अतिशूद्र लोगों को, अछूत लोगों को, हम लोगों को हमारी साया से भी वो लोग दूर रखते थे हम लोगों को, तो उस समय दूर से पहचानने के लिए हमारे गले में काला धागा डालना जरूरी होता था, कंपलसरी होता था। हमारे हाथ में काला धागा बांधना जरूरी होता था, ताकि दूर से दिखने के बाद उनको पता चले कि ये जो काला धागा है, इसका मतलब ये जो है ये अछूत है। ब्लैक थ्रेड जो होता था उस समय, ये हमारी अछूतपन की पहचान है। तो ये काला जो रंग था उस समय उन्होंने जानबूझ के हमारे गले में डालने के लिए मजबूर किया था। तो इस तरीके से ये काला मणि जो है, इसको हमको छोड़ देना है। 2004 में उन्होंने निर्णय लिया कि इसके जगह हम लोगों को व्हाइट जो है, सफेद वस्त्र जो मणि है, वो मणि डालना है।
सफेद मणियों की माला होनी चाहिए और नीचे जो है वो कोई भी नहीं आकार का नहीं होना चाहिए। वहां 24 आर्यों वाला भगवान बुद्ध ने जो सिद्धांत बताया है प्रतीत्य समुत्पाद, उन्होंने 84,000 स्कंद बताए। सबसे महत्वपूर्ण और सबसे गहन अगर कोई सिद्धांत है तो वो है प्रतीत्य समुत्पाद सिद्धांत, जिसको हम बोली भाषा में कार्य कारण भाव सिद्धांत बोलते हैं। तो ये कार्य कारण भाव सिद्धांत का ये धम्म चक्र है। लोग उसको अशोक चक्र बोलते हैं क्योंकि सम्राट अशोक ने उसको 84,000 जगह पर उसको धम्म चक्र बना के उन्होंने पिलर खड़े कर दिए थे। अशोक स्तंभ वो था धम्म स्तंभ, और उसको कहते हैं धम्म चक्र। लोग कहते हैं उसको अशोक चक्र। सम्राट अशोक ने बनाया उसको धम्म चक्र के नाम से, वो धम्म चक्र बोलते थे सम्राट अशोक। ये धम्म चक्र है। धम्म का जो 24 आर्य है, पहली आर्य है अज्ञान। अगर हम इग्नोरेंस को छोड़ेंगे, अज्ञान को छोड़ेंगे और ज्ञान प्राप्त करने लगेंगे तो हर एक व्यक्ति सम्यक संबुद्ध बन सकता है। 24वीं कड़ी है सम्यक संबुद्ध। हर व्यक्ति अगर ज्ञान प्राप्त करना शुरू करेगा, अज्ञान को छोड़ देगा, अविद्या को छोड़ देगा, तो वो सम्यक संबुद्ध बन सकता है। 24वीं आर्य है। तो ये 24 आर्यों वाला जो धम्म चक्र है वो उसमें होना चाहिए। तो आपको बताते हुए मुझे बहुत हर्ष होता है सर, दर्शन सर, कि हमारे महाराष्ट्र में नहीं, उत्तर भारत में और बहुत सारे स्टेट में अभी लाखों महिलाएं ये काले मणियों का मंगलसूत्र फेंक चुकी है 2004 से लेकर आज तक। और सबके गले में आपको सफेद मणियों की जो माला है जिसमें नीचे धम्म चक्र है, अशोक चक्र नहीं, धम्म चक्र है, सोने का या चांदी का जो भी है। तो अपने अपने जैसी कैपेसिटी होगी, इकोनॉमिक कंडीशन होगी, वैसे तो सोने का ये धम्म चक्र गले में पहना हुआ है। तो ये हमारी पहचान है। हमारी बुद्धिस्ट आइडेंटिटी इस तरीके से बनेगी कि देखते ही पता चलेगा कि ये जो व्यक्ति है ये बुद्धिस्ट है, ये हिंदू नहीं है या अछूत नहीं है। काला धागा हमको नहीं पहनना है, काला मणि नहीं डालना है। तो ये 6वें राष्ट्रीय अधिवेशन का जो था ये हमारी उपलब्धि रही है। उस समय हमने मीराताई जी को 9 सीटर की तवेरा नाम की गाड़ी उनको भेंट दिया था। उस गाड़ी के माध्यम से उन्होंने प्रचार प्रसार पूरे इंडिया में किया था। इसके बाद में जो है 7वां राष्ट्रीय अधिवेशन हुआ 2011 में, 22 अप्रैल और 23 अप्रैल और 24 अप्रैल 3 दिन का ये राष्ट्रीय अधिवेशन हुआ, नेशनल कॉन्फ्रेंस हुआ। तो ये फर्स्ट टाइम हमारा एसी हॉल में, फर्स्ट टाइम एसी हॉल में, सोमैया मैदान है सायन में, बॉम्बे जो भी रहे उनको मालूम है, सायन के बॉम्बे ये सोमैया मैदान में मुंबई में ये अधिवेशन हुआ 3 दिन का। और इस 3 दिन के राष्ट्रीय अधिवेशन में हम लोगों ने 8 ठराव मंजूर किए। एसी हॉल में पहली बार सारे स्टेट के और डिस्ट्रिक्ट के भी प्रेसिडेंट्स को बुलाया था। ज़्यादा बड़ा हॉल लिया था। 2 दिन का प्रतिनिधि अधिवेशन हुआ और तीसरे दिन में जो है पब्लिक मीटिंग हुई। उसमें 8 राष्ट्रीय जो भी है हमारे रेजोल्यूशंस पास हुए थे और उसके माध्यम से हमने ये डिमांड किया था कि हमारे जितने भी गुफाएं हैं, केव्स है, हमारे जितने भी बुद्ध विहार है, जितने भी, हम कहाँ पर भी जाएंगे। हम जब तमिलनाडु गए तो वहाँ उन्होंने हमको 8 बुद्ध विहार दिखाए। जिस गांव में दर्शन सर हम लोग गए थे तमिलनाडु में, हमको मालूम नहीं था, हमको लगता था कि केवल भगवान बुद्ध उत्तर भारत में थे तो उधर जो है वो है, साउथ में कुछ नहीं होगा। तो वहाँ हम लोग गए थे तो जो साड़ी होती है हमारी, क्या बोलते हैं उसको, कांजीवरम, तो उस कांजीवरम सिटी में हम लोग गए थे। तो वहां के लोगों ने उस समय बताया सर हमारे गांव का नाम कांजीवरम नहीं था, ये साड़ी के लिए प्रसिद्ध नहीं था, ये कांचीवरम नाम था। कांचीवरम, चीवरम के, चीवर के बहुत सारे कारखाने वहां हुआ करते थे, बहुत सारे फैक्ट्रीज हुआ करती थी चीवर की। क्यों? क्योंकि बहुत सारे भिक्षु वहां हुआ करते थे। वहां 8 बुद्ध विहार नीचे जमीन के अंदर मिले। जहां भी खुदाई करेंगे आप भारत के किसी भी कोने में, पूरे जम्बू द्वीप के, भारत के नहीं, मतलब 12 राष्ट्र अभी आते हैं उसमें जम्बू द्वीप में, कहां पर भी खुदाई करेंगे तो केवल बुद्ध और बुद्ध ही मिलते हैं। तो वहां पर भी उनको ये मिला है। तो हमारा ये समय जो मेन डिमांड था कि जितने भी हमारे बुद्ध विहार है, जितने भी हमारे गुफाएं हैं, जितने भी हमारे लिनिया है और जितने भी हमारे पवित्र स्थल है, उसका संरक्षण होना चाहिए, उसका संवर्धन होना चाहिए। वहां पर इंक्रोचमेंट नहीं होना चाहिए। हर जगह पे इंक्रोचमेंट चालू हो गया है और उसके लिए हम सब लोगों को सतर्क होकर वहां बार बार जाना जरूरी है। इसलिए भीमराव अंबेडकर साहब ने अभी शुरू कर दिया है मुंबई में, वहां पर बोरीवली में
बहुत बड़ी गुफा है। तो वहां पर 108 ऐसे गुफा में 108 विहार है अंदर, और हर एक विहार में ऐसे हजारों भिक्षु एक साथ वहां पर विपश्यना करते थे, वहां पर प्रवचन किया करते थे। वहां हर साल उन्होंने जाना शुरू कर दिया है और सब कार्यकर्ताओं को बोल दिया है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आपके यहाँ जितने भी ऐसे हमारी धरोहर है, जो भी हमारे ऐसे स्थल है, वहां पर हमको जगह जगह जाना पड़ेगा। तो इस तरीके से 8 वहां पर ठहराव हम लोगों ने मंजूर किए थे। और सबसे आखिरी जो हमारी 8वीं कॉन्फ्रेंस हुई है, राष्ट्रीय महासम्मेलन हुआ है, वो 2015 में हुआ है। 16 मई और 17 मई 2015 में ये सोमैया मैदान, ये सायन में दोबारा हमारा 2 दिन का राष्ट्रीय महासम्मेलन वहां पर संपन्न हुआ। उस समय जो हमारे भीमराव अंबेडकर साहब थे 2015 में, वो तभी राष्ट्रीय कार्याध्यक्ष बन गए थे, तो वो भी उस प्रोग्राम में शामिल थे। तब तक बाकी के 7 राष्ट्रीय अधिवेशन में वो नहीं आए, क्योंकि तब तक जो है वो हमारे संस्था के पदाधिकारी नहीं थे। तो ये उपलब्धि हमारी 2015 की ये रही कि भीमराव साहब जो है वहाँ पर चीफ गेस्ट करके थे और प्रकाश अंबेडकर जी ने उसका इनॉग्रेशन किया। और उस समय हमने 5 डिमांड ऐसे गवर्नमेंट के सामने रखी कि हमारे जो भी बौद्ध स्थल है, वो बौद्ध स्थल के ऊपर जो है हमारा फ्री एंट्री होना चाहिए। आपने देखा होगा जब जब भी आप बुद्ध गया पर्यटन के लिए जाएंगे, जहां पर भी जाएंगे, हर जगह वहां फीस लगती है, हर जगह वहां टिकट खरीदना पड़ता है। अभी हमारे लोग जो भी श्रद्धा के साथ में वहां पर जाते हैं, तो वहां जाके उनको हर जगह पैसा देने का, तो ये जो है ये महंगा पड़ता है। लोगों को रोकने का ये गवर्नमेंट का प्रयास है। तो ये हम लोगों का मेन डिमांड उस समय ये था कि जितने भी बौद्ध स्थली है, जितने भी हमारे बुद्ध गुफाएं हैं, या जितने भी केव्स है, वो बुद्धिस्ट जितने भी हमारे धरोहर है, तो उसके वहाँ कोई एंट्री फी नहीं होना चाहिए, सबको फ्री ऑफ कॉस्ट वहाँ जाना देना चाहिए। तो इस तरीके से ये सारे हमारे अभी तक के राष्ट्रीय अधिवेशन हुए हैं। द बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया का कामकाज जो है पूरे भारत के 25 राज्यों में अभी तक फैला हुआ है। और हर राज्य में आपको बताते हुए मुझे बहुत हर्ष होता है कि हमारे महाराष्ट्र में 36 डिस्ट्रिक्ट है, सबको पता है महाराष्ट्र में 36 डिस्ट्रिक्ट है, वहां पर 58 डिस्ट्रिक्ट ब्रांचेस है। कैसे संभव हुआ? जिला है 36 और जिला शाखा है 58। भीमराव अंबेडकर साहब का कहना था कि आप उसको, बाबा साहब ने भी वही कहा था, मध्य प्रदेश को छत्तीसगढ़ अलग से बना दिया। जैसे जैसे आप उसको ये करेंगे, ज्यादा से ज्यादा उसका डिसेंट्रलाइजेशन करेंगे, ज्यादा से ज्यादा लोगों को अधिकार मिलेगा, ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ जाएंगे और ज्यादा से ज्यादा ताकत के साथ में, ऊर्जा के साथ में काम आगे बढ़ सकेगा। तो ये 36 डिस्ट्रिक्ट जिसमें 10 से ज्यादा तहसील थे, तालुका थे, उसको डिवाइड किया। 6 इधर दिया, कहाँ तो 18 तालुका थे, कहाँ पर 16 थे, किधर 15 थे। उन्होंने बोल दिया 10 से ज्यादा जहां पर भी है उसको डिवाइड करो और 2 कमेटी बनाओ, 25 का कमेटी इधर दे दो, 25 का कमेटी उधर दे दो और उनको अधिकार दे दो, उनको तालुका बांट दे दो। तो इससे हुआ क्या डिसेंट्रलाइजेशन से कि हमारे जो कार्यकर्ता है, पदाधिकारी है, वो ज्यादा से ज्यादा संख्या में जुड़ गए और ज्यादा से ज्यादा ऊर्जा के साथ में और हेल्दी कंपटीशन के साथ में, कि जैसे ये इतना कर रहे हैं हम उनसे ज्यादा करेंगे। अगर कोई रेखा है तो उसको मिटाना नहीं है, उसके बाजू में हमको बड़ी रेखा निकालनी है, लाइन बड़ी खींचनी पड़ेगी, तो अपने आप वो छोटी हो जाएगी। तो हम लोगों को किसका विरोध नहीं करना है, फिर चाहे वो कोई भी हो, जो भी बौद्ध धर्म का प्रचार और प्रसार करता है वो सारे सम्माननीय हैं, ऐसा हमको मानना है। क्योंकि बाबा साहब एक महामानव थे, महापुरुष थे, युग प्रवर्तक थे, वो बोधिसत्व थे। उन्होंने सब कुछ अकेले ने किया, एक साथ किया। लेकिन हम सब जो है, भीमराव अंबेडकर जी कहते हैं कि हम सब लोग हैं, हम लोग सामान्य लोग हैं, हम लोग सब कुछ नहीं कर सकते हैं। अकेले अगर हम कहेंगे कि हम केवल पूरे भारत देश को बौद्धमय केवल और केवल हमारा बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया ही करेगा, तो ये संभव नहीं है। तो जो भी लोग काम कर रहे हैं ये बुद्धिज्म को स्प्रेड करने के लिए, बुद्धिज्म का प्रचार प्रसार करने के लिए, बाबा साहब के माध्यम से, बाबा साहब के विचारों के माध्यम से ये बुद्धिज्म जो है, क्योंकि हम सबको मालूम है बाबा साहब ने जब बुद्धिज्म एक्सेप्ट किया था तब उनको सवाल पूछा गया था कि बाबा साहब ये भगवान बुद्ध का जो धम्म है वो तो अभी 18 पंथों में बटा हुआ है, हीनयान था, महायान था, तंत्रयान था, मंत्रयान था, कितने कितने यान हो गए, 18 यान। 1956 में 18 यान थे। बाबा साहब को पूछा गया आप कौन सा यान एक्सेप्ट करने वाले हैं,
महायान या हीनयान या तंत्रयान या मंत्रयान, कौन सा? बाबा साहब ने कहा कि मैं ये 18 में से कोई भी एक्सेप्ट करने वाला नहीं हूं। तो उन्होंने बुद्धा एंड धम्म लिखा, उन्होंने साइंटिफिक वे से ये बुद्धिज्म हमको दिया है। इसलिए हमको जो बुद्धिज्म का प्रचार प्रसार करना है वो बुद्धा एंड इस धम्मा इस ग्रंथ के माध्यम से ही करना है। बाबा साहब ने जो दिया है वो साइंटिफिक धम्मा है। तो पूरे विश्व के लोगों ने कहा कि ये नवयान है, कोई कहने लगा ये भीमयान है। बाबा साहब ने नहीं कहा भीमयान कहो या नवयान कहो, बाबा साहब ने कहा ये साइंटिफिक बुद्धिज्म मैं आपको दे रहा हूं। इसमें किसी भी प्रकार की अंधश्रद्धा नहीं है, ब्लाइंड फेथ नहीं है, किसी भी प्रकार का कोई ईश्वर नहीं है, कोई परमेश्वर नहीं है, कोई लक नहीं है, कोई नसीब नहीं है, कोई दैव नहीं है, किसी भी प्रकार का भूत नहीं है, खेत नहीं है, किसी प्रकार का आत्मा नहीं है, किसी भी प्रकार का परमात्मा नहीं है। जो कुछ है वो केवल और केवल आपका कर्म है। आप जो काम करेंगे, कर्म करेंगे, उसी का फल आपको मिलना है। इसीलिए भगवान बुद्ध ने जो बताया है वो कुशल कर्म हम लोगों को करना है। तो इस तरीके से ये हमारे जो अधिवेशन हुए हैं बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया के माध्यम से, अभी बम्बई में और एक नया इंट्रोड्यूस हो गया है कि लेडीज के लिए भी अलग से विंग होना बहुत जरूरी है। तो इसलिए मैं अभिनंदन करना चाहता हूँ आप लोगों का कि आपने वही भीमराव साहब का सोच जो है यहाँ इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं। लेडीज को ज़्यादा से ज़्यादातर आप लोग इन्वॉल्व करो। अभी जेंट्स जो है युवा लोगों को आपने इन्वाइट किया है, इनको साथ में लेकर इनका और जैसे एम्प्लॉयज़ का आप विंग बनाएंगे और जैसा हम स्टूडेंट्स का विंग बनाएंगे, तो इस तरीके से हमारे बाकी के जो भी लोग हैं हमारे सोसाइटी के, जैसे इंजीनियर्स है, एडवोकेट्स है, डॉक्टर्स हैं, उनका भी सर विंग बनाइए, उनको भी आप इसमें जोड़ लीजिए ताकि आपका ये कारवा आगे और आगे चला जाए। तो ये हमारा पहला सब्जेक्ट है बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया और इसकी जो है अभी तक के कार्य। अभी हम लोग जो है सभासद मेंबर जो मैंने बात किया था मेंबरशिप के बारे में, उसमें लाइव मेंबर जो है हमारा 1000 का है। ये 1000 के हमने 4 बुक 100 रिसीट्स दर्शन जी को करीब भेज दिए हैं, मिल गए उनको। तो हम सबको लाइव मेंबर बनना है और लाइव मेंबर का एक कार्ड जो है, जैसा हमको पैन कार्ड दिया गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के माध्यम से, वैसा हम लोग भीमराव अंबेडकर के सिग्नेचर से आपको एक आई कार्ड देंगे जो आपके जेब में जब तक आप जीवित है तब तक रहेगा। और एक सर्टिफिकेट देंगे जो आपके घर में फ्रेम होके 4 कलर वाला ऐसा इस तरीके से बना के आपके घर में रहेगा, ताकि आपके बाल बच्चे बाद में ये देखेंगे कि हमारे पिताजी या हमारे जो है फोर फादर्स बाबा साहब अम्बेडकर के बुद्धिस्ट सोसाइटी के लाइफ मेंबर थे। जीवन भर के लिए आपको दोबारा मेंबर बनने की जरूरत नहीं है, तो सबको वो बनना है। दूसरा जो हमारा एक्टिव मेंबरशिप है, वो एक्टिव मेंबर है केवल 100 रुपीज का। जो भी पदाधिकारी है, फिर सर वो स्टेट लेवल के हो या डिस्ट्रिक्ट लेवल के हो, जो भी पदाधिकारी बनना चाहते हैं उनको एक्टिव मेंबर बनना पड़ेगा। तो एक्टिव मेंबर का केवल 100 रुपीज है, साल में एक बार। हमारा फाइनेंशियल ईयर है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक है, तो ये 1 अप्रैल से 31 मार्च तक आपको 100 रुपीज देना है और लाइव मेंबर आपको बनना है, एक्टिव मेंबर बनना है। तो एक्टिव मेंबर सारे पदाधिकारियों को बनाना जरूरी है। इसके अलावा जो बाकी सामान्य लोग हैं जो कमिटी में नहीं है लेकिन बुद्धिज्म को मानते हैं, बाबा साहब को मानते हैं, तो ऐसे सारे लोगों को हमें बुद्धिस्ट मेंबर बनाना है। तो 10 रुपये का पहले था, उसको हमने अभी 20 रुपये किया है और 20 रुपये का केवल 1 साल के लिए 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक उनको 20 रुपये का रिसीट भर के उनको बुद्धिस्ट मेंबर बनना है। और उसी मेंबर के आधार पे वो कह सकते हैं कि हमारा बुद्धिस्ट, हम लोग बुद्धिस्ट मेंबर बन गए हैं, बुद्धिस्ट सोसाइटी के सभासद है। तो वो भी पावती हमने रिसीट हमने भेज दिया है। तो इसका ड्राइव हम लोगों को करना है। आप सबको मालूम है कि हमने बुद्धिस्ट लॉ बनाने के लिए भी डिमांड किया था। तो उस समय बुद्धिस्ट लॉ बनाने का जब डिमांड किया था, तभी महाउपासिका मेहता अम्बेडकर को बताया गया कि हमारे पास में कोई ऐसे एक्सपर्ट्स नहीं है, तो आप बुद्धिस्ट लॉ बनाइए और हमको दे दीजिए, हम उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। तो उस समय हमने 3 महीना तक एक लीगल कमेटी फॉर्म किया। महाराष्ट्र के जो लीगल मंत्रालय के लॉ यूनिवर्सिटी के जो हमारे सेक्रेटरी थे, उनकी अध्यक्षता में हमने एक पैनल बनाया, सारे एडवोकेट्स उसमें शामिल किए और सब ने मिलकर हमने एक बुद्धिस्ट लॉ बनाया। बुद्धिस्ट लॉ बनाने के बाद में स्वयं खुद मीराताई अम्बेडकर जो बाबा साहब की बहू है, राष्ट्रीय अध्यक्ष है, वो वहां पर गई, दिल्ली गई और हमारे माननीय राष्ट्रपति महोदय को वो बुद्धिस्ट लॉ दिया। उन्होंने बुद्धिस्ट लॉ लिया, देखा और सवाल किया। बहुत गहरा सवाल है, जैसे उस समय भैया साहब को सवाल किया था मोरारजी देसाई ने, हमारे बुद्धिस्ट लोगों के लिए
रिजर्वेशन मिलना चाहिए ऐसा डिमांड करने के लिए भैया साहब गए थे। तभी मोरारजी देसाई तभी प्राइम मिनिस्टर थे। तो उन्होंने बोला तुमको बुद्धिज्म लेने के लिए बोला किसने था? तुमको जब सहूलत चाहिए, तुमको रिजर्वेशन चाहिए, तुमको बुद्धिस्ट नहीं बनना चाहिए था। किसने तुमको बोला था? तो तभी ये भैया साहब आम्बेडकर ने बोला था कि मेरे बाप ने बोला था, बाबा साहब ने हमको दम दिया है, हमने अपने मर्जी से नहीं लिया है। और ऐसा उन्होंने जवाब देके वहां से आए थे और उनको उस समय हार्ट अटैक आ गया उसी टेंशन में कि उन्होंने उनका इंसल्ट किया कि आपने बौद्ध धर्म क्यों एक्सेप्ट किया, फिर आपको अगर रिजर्वेशन चाहिए तो आप बौद्ध क्यों बने? तो उन्होंने वो उस समय जवाब दिया था। तो ये मीरा दयाल अम्बेडकर जब राष्ट्रपति को मिलने के लिए गई और ये हमारा बुद्धिस्ट लॉ उन्होंने दिया, तो वहां देने के बाद उन्होंने पूछा कि आपकी तादाद, आपकी जनगणना जो है, ये हमारे सेंसस जो होता है उसके अनुसार हमारे इंडिया में कितने बुद्धिस्ट है? उस समय हमारे कितने थे? 1% भी नहीं थे। तो 1%, मिनिमम 1% होना चाहिए। इस तरीके से उन्होंने बहुत पोलाइटली उनको रिफ्यूज कर दिया कि ताई जी, जब तक आपकी मेंबरशिप या बुद्धिस्ट जो सेंसस है उसमें बुद्धिस्ट का जनगणना जो है, उनकी जो भी उनका जो भी फिगर है, वो जब तक अपने पॉपुलेशन के 1% मिनिमम नहीं आता है, तब तक हम कोई एक्ट उस कम्युनिटी के लिए या उस रिलीजन के लिए लागू नहीं कर सकते। ये उसमें प्रावधान है। तो इसीलिए मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूं कि हमारी मेंबरशिप भी एक प्रूफ है। जनगणना में हमको सबको, अभी जो आने वाली है जनगणना, जो भी सेंसस आने वाला है, सेंसस है ना, उसमें सेंसस में हमको सबको हमारा रिलीजन बुद्ध लिखना है, बौद्ध लिखना है। रिलीजन के जगह में कोई भी गलती से भी हिंदू नहीं लिखना है, बौद्ध लिखना है। और जो कास्ट का कॉलम रहेगा, उस कॉलम में हमको हमारी जो अर्लियर कास्ट थी, शेड्यूल कास्ट और उसमें सब कास्ट, वो कास्ट और सब कास्ट उसमें हमको लिखना जरूरी है। आपको सेंटिमेंटल नहीं होना है। इसका कारण ऐसा है कि हम कौन से कम्युनिटी से आए हैं, वो अगर हम लिखेंगे तो हमारा प्लानिंग कमीशन के माध्यम से जो प्रोविजंस होता है, फिर हमारे नंबर ऑफ सीट होते हैं, पार्लियामेंट के होते हैं और हमारे असेंबली के होते हैं, वो भी कम हो जाते हैं। और हमारा जो फंड होता है, करोड़ों रुपए का फंड, करोड़ ऑफ रुपीस का फंड जो है वो कम हो गया है। तो इसलिए हमको हमारा कास्ट जो था, ओरिजिनल कास्ट, हम कौन से कास्ट से बुद्धिज्म में आए हैं, वो लिखना भी जरूरी है। और तीसरी बात सेंसस में लिखना जरूरी है कि हम लोगों को भाषा कौन कौन सी आती है। तो आपको अपनी भाषा तो लिखनी है, इंग्लिश भी लिखनी है, हिंदी भी लिखनी है और आपकी भाषा लिखनी है। इसके अलावा आपको पाली भाषा लिखनी जरूरी है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आपको पाली भाषा अवगत है, आपको पाली भाषा आती है, ये लिखना है। क्योंकि हम सब त्रिशरण पंचशील लेते हैं, पंचशील पाली में है, त्रिशरण पाली में है, हम बुद्ध वंदना लेते हैं, वो पाली में है। तो इसका मतलब है हमको पाली आता है, तो हमको पाली लिखना जरूरी है। अगर हम पाली लिखेंगे तो ही पाली का एकेडमी बनेगा और तभी पाली को जो है मान्यता मिलेगी और पाली का जो है प्रचार प्रसार बढ़ेगा। क्योंकि भगवान बुद्ध का जो धम्म जो भी पूरा भंडार है वो सब पाली में है, त्रिपिटक में है, और वो सब जानकारी होने के लिए हमको पाली में लिखना भी जरूरी है। इस तरीके से ये हमारा बुद्धिस्ट सोसाइटी का जो है अपील है आप सभी से। दूसरा जो सब्जेक्ट है कंटिन्यूएशन में करें, खाना खाने के बाद करेंगे। तो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूं कि अभी तक जो हमने बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया, बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया के जो एम्स एंड ऑब्जेक्ट्स देखे हैं और हमारा जो कार्य जो हुआ है, कार्य बहुत सारा है, दिन भर बोलेंगे तो भी कम पड़ेगा, क्योंकि इतने साल से जितने भी कामकाज हुए हैं, लेकिन उसमें से जो इम्पोर्टेंट थे वो मैंने आपके सामने रखे हैं, हिंदी में रखे हैं। अभी आपको कितना समझ में आया, कितना नहीं आया, मुझे मालूम नहीं है। मैं आपको आपकी भाषा में बोल नहीं पाया, इसका मुझे दुख है, लेकिन मैं हिंदी में बोल के आपको कन्विंस करने का प्रयास कर रहा हूँ। और आगे का जो सब्जेक्ट है वो हम लंच के बाद करेंगे। आगे जो सब्जेक्ट है मैं आपको बता के रखता हूँ कि हमारा कोड ऑफ कंडक्ट कैसा होना चाहिए, ये हमारा सब्जेक्ट है। हमारे जो पदाधिकारी है, मतलब प्रेसिडेंट है, उसकी जिम्मेदारी क्या है, उसकी जिम्मेदारी क्या है, उसके राइट्स क्या है और उसकी ड्यूटीज क्या है, दोनों वो होना चाहिए। मतलब अध्यक्ष है, जनरल सेक्रेटरी है, ट्रेजरर है, पदाधिकारी, और उनकी जिम्मेदारियां क्या होनी चाहिए, वो सब उसमें आता है। और सबसे आखिरी विषय हमारा होता है कि हमारा जो हिसाब है, हम सबको मालूम है कि हमारे संस्था जो है, बाबा साहब की ऑर्गेनाइजेशन 1,50,000 ऑर्गेनाइजेशन पूरे देश में यहाँ अभी कार्यरत है। बहुत सारे संगठन जो है हमारे
साल 2 साल में बंद पड़ जाते हैं। इसका कारण है हिसाब नहीं देते हैं। तो इसलिए महाउपासक अमरनाथ अम्बेडकर और भीमराव अम्बेडकर जी का कहना है कि हर कोई कमेटी जो है, स्टेट कमेटी, डिस्ट्रिक्ट कमेटी, तहसील कमेटी, हर कमेटी को अपना हिसाब लिखना है और अपना हिसाब लिखने के बाद में वो हिसाब आपको देना है, पब्लिक को देना है। जो भी डोनेटर है, जो लोग हमको दान देते हैं, दमदान देते हैं, पैसा देते हैं, उन लोगों को उसका हिसाब जाना चाहिए कि हमने पैसा आया कैसा, किस किस के माध्यम से आया और पैसा किस लिए खर्च किया। हम जो भी खर्चा करते हैं वो केवल और केवल हम प्रवर्तन के लिए करते हैं, प्रबोधन के लिए करते हैं। तो हम लोग कोई भी एंटरटेनमेंट के लिए कार्यक्रम नहीं करते हैं। तो ये हमको हमारे कार्यक्रम, हमारा जो रिसीट एंड पेमेंट्स होगा, हमारा जो बैलेंस शीट होगा, हमारा जो भी लेखा जोखा होगा, उसके माध्यम से हमको लोगों का विश्वास जीतना होगा। वो हिसाब हमको देना पड़ेगा। वो हिसाब कैसा लिखना है, उसके लिए भी सारे बुक्स जो है हम वहीं से बॉम्बे से आपको भेजने वाले हैं, ताकि सबका यूनिफॉर्म रहे, ताकि कोई जो हेडिंग होता है अलग अलग, नहीं तो अकाउंटेंट क्या करते हैं, हमारे सीए के पास अगर जाएंगे तो वो अलग अलग हेड बता देते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारा जो बायलॉज बना हुआ है, ये महाउपासक अमरनाथ अम्बेडकर ने बायलॉज बनाया है। ये बायलॉज की कॉपी सर आपको सबको देना है, जितने भी पदाधिकारी है उनको सब इसके हमारे राइट्स क्या है, हमारे एम्स क्या है, ऑब्जेक्ट्स क्या है, हमारे डिवीजन क्या है, डिवीजन के काम क्या है, वो सारे इसमें डिटेल में लिखा है। हमारा लेटर हेड कैसा होना चाहिए, हमारा पॉम्पलेट कैसा होना चाहिए, बैनर कैसा होना चाहिए, हमारे जो रबर स्टैंप होते हैं वो किस तरीके से होना चाहिए, हमारी बैलेंस शीट किस तरीके से होनी चाहिए। तो हर एक का प्रोफार्मा दिया है, ताकि पूरे इंडिया में हमारा यूनिफॉर्मिटी रहे। ऐसा नहीं कि एक स्टेट से अलग से फॉर्मेट में आएगा, दूसरे में अलग से आएगा। तो हम लोग जो वहाँ पे कंपाइल करते हैं, एकत्रीकरण उसका करते हैं, तो वो करते समय हम लोगों को दिक्कत हो सकती है। तो इसीलिए ये सारा जो कही है ये हमारा यूनिफॉर्म होना चाहिए। तो इसके लिए मैं आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। बहुत और एक बार मैं आप सभी का अभिनंदन करता हूं और आप सभी को धन्यवाद देते हुए, सबके प्रति मंगल कामना करते हुए ये पहला सब्जेक्ट में यही समाप्त करता हूं। धन्यवाद। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय संविधान।